की आवाज। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे, अक्सर आप सुनते होंगे कि यात्रीगण जरा ध्यान दें। मैं कहूंगा कि दर्शकगण जरा ध्यान दें। आज हमारे साथ रेलवे की 3 ऑफिसर हैं और उनके अलग अलग भूमिका हैं। तो हमारे साथ निष्ठापुरी जी हैं, अकाउंट सर्विसेज हैं, रेलवे अकाउंट सर्विसेज हैं। हमारे साथ शीला पंवार जी हैं, इंजीनियरिंग सेक्शन से, रेलवे, इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सेक्शन। और हमारे साथ शहरी सिद्दीकी जी हैं जो सीनियर कमिश्नर हैं, मंडल वरिष्ठ कमिश्नर, आयुक्त जिसे कहते हैं। सुरक्षा की जिम्मा है इनके पास में। और ये बड़ी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं, पूरे रेलवे की, वहाँ होने वाली कोई भी तरह की चुनौती हैं उससे निपटने के लिए ये इनकी टीम तैयार रहती है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। और सिद्दीकी में मैं आप ही के पास में आना चाहूँगा। सुविधाएं, सुरक्षाएं, तमाम चीज़ें बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि एक चुनौती है महिला यात्रियों के लिए अभी भी है? चुनौती अभी भी बरकरार है। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और साथ में मैं इस भूमिका में भी हूँ कि रेलवे सुरक्षा जयपुर मंडल का मेरे ऊपर दायित्व है, तो मैं और सजग हूँ इस चीज़ को लेके। मगर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं जब अपना 20 साल पहले का टाइम देखती हूँ कि मैं जब कॉलेज में थी, पहली बार मैं लखनऊ से निकल के दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने गई, उस दौर में और अब के दौर में इतना ज़्यादा बदलाव रेलवे में आ चुका है और इतनी प्रायोरिटाइज कर दी गई है सुरक्षा व्यवस्था। टेक्नोलॉजी का जिस तरह से समावेश हुआ है, सीसीटीवी कैमरे आप देख लीजिए, हर स्टेशन में 100% कवरेज हो गया है। आज के टाइम पे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, 139 हेल्पलाइन है। कोई भी महिला यात्री हो या कोई भी यात्री हो, उसको सुरक्षा से कुछ भी रिलेटेड हो, फ़ौरन कॉल करता है, आरपीएफ उसको तुरंत अटेंड करती है। और इसके साथ साथ मेरी सहेली टीम्स आरपीएफ की चलती हैं जो ऑटोमेटिकली आप टिकट बुक करते हैं तो सॉफ्टवेयर से आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन महिला यात्री अकेले ट्रैवल कर रही है, और जिसका डाटा आरपीएफ को मिल जाता है। आरपीएफ की महिला टीम के पास टैबलेट्स दे दिए गए हैं और वो उन पैसेंजर्स को अटेंड करती हैं। इसके अलावा जो आपके महिला कोच होते हैं उसमें बहुत हम लोगों को कंप्लेंट्स मिलती है कि पुरुष यात्री चढ़ गए हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा आरपीएफ उसमें अरेस्ट करती है, केसेस करती है। सबसे बड़ा इसका ये उदाहरण है कि आपने देखा होगा रिसेंट वर्षों में रेलवे सुरक्षा बल में महिलाओं का इतना इनटेक, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। जब भर्ती होती है तो महिलाओं का कोटा रख दिया गया है। तो ये दिखाता है कि सबसे ऊपरी स्तर से, मंत्रालय स्तर से महिला सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है। आपने एक भरोसा दिलाया है यात्रियों को, खासकर उन महिलाओं को जो अकेले जाती हैं, कि आपको भरोसा रखना चाहिए। आपकी सेवा में आरपीएफ तैयार है। हम तो एक मंडल की बात कर रहे हैं, पूरे देश में जितने भी मंडल हैं, जहाँ पे भी जोन्स हैं, सब जगह इस तरह की सुविधाएं हैं। या पायलट प्रोजेक्ट है आपने जो बताया, या पूरे देश में लागू है? ये पूरे देश में लागू है जी। चले पंवार मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। मैं सुरक्षा के भरोसे के साथ साथ एक भरोसा आता है कि हमारा सिविल वर्क, सारी चीज़ें कैसी होंगी। पहले में और अब में आप लोगों के कुछ स्कीम्स भी चली हैं कि टॉयलेट्स भी अच्छे हों, और पिंक टॉयलेट्स की भी रेलवे ने एक थीम रखी है। उसके अलावा यात्रियों के सोने के लिए भी कुछ इस तरह रेस्ट रूम्स बनाए जाएं। तो पहले में और अब में क्या बदलाव देख रहे हैं? जब 2001 में मैंने जो आपसे बातचीत हुई, आप ऑफिसर बन के आई, कितना अंतर देख रही हैं अब? 2001 की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत सदी पुरानी बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत वक्त नहीं बीता है। मुझे ही लगता है कि पहले जैसे रेलवे स्टेशन पे सिर्फ टॉयलेट ढूंढना भी एक कवायद होती थी कि अगर आपको जाना है और या बच्चों को जाना है तो आपको ढूंढना पड़ता था कि कहाँ किस तरफ है। सिर्फ महिला की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो अब रेलवे के पास महिलाओं की सुरक्षा को लेके, महिलाओं के लिए सुविधाओं को लेके अच्छा विजन है। एक खाका बहुत अच्छे से तैयार किया गया है और उसी दिशा में रेलवे कई वर्षों से काम कर रही है। अभी आपने ये सुना होगा जो अमृत भारत स्टेशन की जो स्कीम चल रही है, उसके चलते रेलवे के पूरी भारतीय रेलवे के लगभग सभी स्टेशन, जो भी मुख्य स्टेशन हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए ले लिया गया है। जैसे जो मैं देख रही हूँ उसके अंदर जयपुर स्टेशन का रीडेवलपमेंट पूरा है, गांधीनगर पूरा रेल स्टेशन का रीडेवलपमेंट है। तो महिलाओं के लिए विशेष सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं ही प्लानिंग में उसमें इन्वॉल्व हूँ शुरू से ही,
तो मुझे पता है कि हम लोग इस बात का बहुत ज़बरदस्त तरीके से ध्यान रख रहे हैं और इस तरह के इंस्ट्रक्शंस भी रेलवे बोर्ड लेवल से है कि हम ये ध्यान रखें। महिलाओं के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे महिलाओं के लिए रेस्ट रूम हो गया, अलग से आरक्षित महिलाओं का, अनारक्षित महिलाओं का विश्राम स्थल हो गया। देन महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट सुविधा हो गई, साफ़ और अच्छी। फिर महिलाओं को बेबी फीडिंग रूम्स हो गए, बेबी केयर रूम्स हो गए, और महिलाओं के लिए अलग लाइन हो गई जब वो रिजर्वेशन के लिए खड़ी हैं, तो उनकी सुविधाओं के हिसाब से जहाँ पर भी उनको बैठने की सुविधा है, जहाँ पर भी लगता है कि महिलाओं को अलग से सेफ्टी की ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग जो नए स्टेशन बना रहे हैं उसके अंदर हम बिल्कुल भी डार्क जोन नहीं रख रहे हैं। कंप्लीट एरिया, कंप्लीट सर्कुलेटिंग एरिया, और जो दूर दराज वाला एरिया भी जो स्टेशन की लिमिट में आता है उसको भी हम लोग सीसीटीवी कैमरा से कवर कर रहे हैं। एक अच्छा स्काडा से संचालित हम एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जिसके अंदर पूरे समय कोई भी गतिविधि स्टेशन एरिया के अंदर हो रही है तो वो उस पर जाहिर हो जाएगी और उस पर तुरंत एक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक सुरक्षा की बात आती है तो पहले तो हम सबकी सुविधाओं, सबकी सुरक्षा की बात सोचते हैं। जैसे आपने कहा कि महिलाओं का, तो जैसे मेरा एक बेटा है 12 साल का और बेटी है 10 साल की, मुझे दोनों की सुरक्षा की बराबर चिंता होती है। ये बदलाव है। मैं आपको मानव स्वभाव आपने है। जैसे सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले, तो जितना कंसर्न मुझे बेटी के लिए होता है उतना ही कंसर्न मुझे बेटे की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी होता है। तो सुरक्षा के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि हम लोग स्टेशन पे जो सिविल वर्क कर रहे हैं उसमें हम लोग पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। मैं रेलवे की तरफ से आपको ये सुनिश्चित कर सकती हूँ कि हम सुविधाएं बहुत अच्छे स्तर की और बहुत बढ़िया स्तर की दे रहे हैं और भी ढंग से उसको प्लान कर रहे हैं, विजन रखते हैं इसके बारे में, और पूरी तरह से हम लोग कमिटेड हैं इसके लिए। महिला यात्री अकेले भी होते हैं, सफ़र करते हैं, लंबी जर्नी होती है उनकी, कई बार लिंक ट्रेन भी लेनी होती है कि स्टेशन पे, उसमें लॉन्ग स्टे भी हो सकता है, सुबह उतरें आप, शाम को आपका ट्रेन है, या रात के टाइम पे, तो वहाँ आपको लगता है कुछ रेस्ट रूम्स वगैरह, या आपने कहा कि क्योंकि महिलाओं की कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बच्चों को फीडिंग कराना, ये सब कुछ, तो ऐसे कुछ सेपरेट पोर्शंस भी हैं अकेली महिला अगर यात्री कोई यात्रा? हम अभी चर्चा ही कर रहे थे कि अगर मैं कहीं पर अकेली हूँ, मैं भी अभी भी अगर मैं कहीं अकेली हूँ तो शायद अगर मैं किसी बाहर की जगह पे हूँ शहर में, और अगर मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ तो मैं रेलवे स्टेशन पे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करूँगी, पहली बात तो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक संरक्षित एरिया में हूँ। 2001 में जब आई थी तब भी ऐसा ही माहौल था या अब हुआ ये? नहीं, ये अभी हुआ है। 2001 में मुझे इतनी सुविधाएं दे रही है रेलवे, क्या विजन उतना ध्यान था नहीं था, और तब खैर इतना सोचते भी नहीं थे, पर हाँ अब तो मुझे ये लगता है कि हाँ सुरक्षित हैं महिलाएं। जो आपने महिलाओं की बायोलॉजिकल इशू की बात की, तो कई जगह पे हम लोग एनजीओ की मदद से सैनिटरी नैपकिन के वेंडिंग वाले मशीन्स रखवाते हैं, उनके इंसिडेशन के लिए मशीन्स रखवाते हैं टॉयलेट के अंदर, तो वो सब सुविधा भी हम लोग दे रहे हैं, उसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे महिलाओं के लिए मेडिकल स्टोर्स वगैरह सब प्रॉपर होती है स्टेशन के ऊपर, आपको कहीं और मिले नहीं, लेकिन वो चीज़ आपको जो भी चाहिए वो आपको रेलवे स्टेशन पे आराम से मिल जाएगा। निष्ठा मैम, आपके पास मैं आना चाहूँगा। आपके पास तो कुबेर का खजाना है रेलवे का अकाउंट्स में ही सबकी फाइलें जाती हैं, और क्या लगता है यहाँ पे महिला कर्मचारियों की क्या पोजीशन है रेलवे में? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। बहुत ही एक सुअवसर पर ये कार्यक्रम हुआ है इसी हफ्ते 16 अप्रैल को। 3-4 दिन पहले ही हमारे रेलवे को 172 इयर्स हो गए। 1853 में पहली रेल चालू हुई थी, तो एक सुअवसर है कि हम एक इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम कहाँ खड़े हैं। तो मैं अगर देखती हूँ तो रेलवे जो है, जैसा आप जानते हैं कि भारतीय रेल एशिया की लार्जेस्ट रेलवे है और वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है, और एज एन एम्प्लॉयर हम सरकारी एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हम लार्जेस्ट एम्प्लॉई हैं, और हमारे 13 लाख एम्प्लॉई हैं जिसमें से 1.3 लाख महिलाएं हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ऑल्दो अगर हम परसेंटेज के रूप में देखते हैं तो जैसा आपने पहला भी जिक्र किया कि ये 8.1% होता है, तो पर फिर भी ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं NWR की बात करूं, उत्तर पश्चिम रेलवे की, जहां के हम लोग अधिकारी हैं, तो अब की बार जब 8 मार्च था, तो चूँकि मैं अकाउंट से हूं तो फिगर्स मुझे अट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने जानना चाहा था कि हमारे यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं। तो उत्तर पश्चिम रेलवे में टोटल 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं, और उसमें से हमारे यहाँ पर 2900 वैसे एग्जैक्टली 2892 महिलाएं हैं। और इसमें हमारी जो महिलाएं कोर जिसे कहना चाहिए, जो कि हार्ड वर्क हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनेंस है या पॉइंट्समैन हैं, और इन सब में 450
महिलाएं हैं। रेलवे में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पुरुषों का ऐसा रिजर्वेशन होगा। अप्लाई नहीं कर पाती लड़कियां, या फिर कारण क्या है? जी, मैं आपके माध्यम से आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, जो भी लड़कियाँ या जो पढ़ाई कर रही हैं और जो दे रही हैं, तो मैं उनको एक ये बताना चाहती हूँ कि रेलवे एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र है कार्य करने के लिए। बहुत ऐसा सोचा जाता है, शायद दूर से कोई लोग सोचते होंगे कि इसमें कुछ वर्क्स ऐसे हैं या कुछ कार्य ऐसे हैं जो बहुत टफ हैं, पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत सी महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं, जितने भी खेतों में काम हैं वो महिलाएं करती हैं। तो जो रेलवे में कार्य है उससे बहुत अधिक फिज़िकली टफ काम वो ऑलरेडी कर रही हैं, और अगर वो रेलवे में आती हैं तो फील्ड जॉब्स या नॉन फील्ड जॉब्स या आरपीएफ है या जिस आर्म फोर्सेस या जो भी हमारे टफ जॉब्स भी माने जाते हैं, वहाँ पर भी इतनी सुविधाएं हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और एक जो उनको सेटअप मिलता है, जैसे हमारे यहाँ पर महिलाओं को क्रैश की सुविधाएं हैं, हमारे ऑफिसेज में क्रैश की सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ पर अगर महिलाओं के साथ किसी भी तरह का दुराचार होता है, जिसे कहते हैं एक सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसके लिए एक एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और कोइंसिडेंटली मैं उसकी चेयरपर्सन हूँ, तो NWR के लिए। तो मैं बहुत से उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह के प्रावधान हैं जिनको बहुत अच्छी तरह रेलवे द्वारा फॉलो किया जाता है। तो जो भी लड़कियाँ सोचती हैं रेलवे में आने के लिए, चाहे वो गार्ड में आने का सोचती हैं, चाहे वो ड्राइवर्स की तरह आने का सोचती हैं, चाहे वो ऑफिस में आने का सोचती हैं, तो एक बहुत अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर आपको देश सेवा करने का कभी मौका मिलेगा। कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं जो आपके टोल फ्री नंबर है, या फिर जो भी आपने अपना एक सिस्टम डेवलप किया हुआ, क्योंकि जी आप जी, इसको हाँ चेयर भी जी, करती हैं। बिल्कुल। हमारी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, उसके हमने हर स्टेशन पर, हमने हर ऑफिसेज में हमने बोर्ड्स लगवा रखे हैं जिसमें नंबर्स हैं, जहाँ पर जो भी प्रार्थियाँ अगर उसको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की लगता है कि उसके साथ यौन दुराचार या यौन दुराचार होने की संभावना है, उसके लिए भी वो हमें कंप्लेन कर सकती हैं, और उसके लिए कमेटी होती है जो पूरी जांच करती है, और निश्चित तौर से अगर किसी को इसमें गलत पाया जाता है तो उसको, दोषी को, उसके ऊपर जो उनके डिसिप्लिनरी एक्शन है वो प्रपोज किया जाता है। शहरिस मैम, ये सवाल मेरा आपसे होगा, इस मौके पे आप चाहेंगे कहना कि गलती कोई भी हो वो सजा मांगती है। किसी ने भी अगर कोई हरकत की है, अगर ऐसी हरकत किसी ने की भी है, तो बैड टच या किसी ने घूरने की कोशिश या कुछ भी जिसको लगता है कि ऐसा है, जो कोई भी यात्री या महिला, तो अब हिम्मत जुटा पाते हैं कि अभी भी दबा जाते हैं? दोनों तरह की बात है। देखिए, ये एक अगर महिला को कहीं ना कहीं सिस्टम पे कॉन्फिडेंस है कि मैं एक बात कहीं रखूंगी, उसको सुना जाएगा, उस पर कार्यवाही होगी, तो मैंने देखा है कि अगर ये कॉन्फिडेंस हमने लोगों तक पहुंचा दिया है, उनके अंदर ये चीज़ जागृत कर दी, तो 100% महिलाएं सामने आएंगी। तो वो अबला से सबला का सफ़र वहीं पे पूरा हो जाता है। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक अंदरूनी एक चेतना जगाने की बात है। और कहीं कहीं अभी भी मैं देखती हूँ कि पैसेंजर्स में अगर कुछ कंप्लेंट आती है, कहीं कहीं सोशल स्टिग्मा का डर अभी भी बना रहता है। हम लोग खुद आगे से आगे बढ़कर लोगों को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम जब यहाँ पर हैं, यहाँ बैठे हैं, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, सिस्टम अब आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन मुझे लगता है वो वाली धारणा, जैसे क्रिटिकल, एक ट्रिपिंग पॉइंट कहते हैं ना, कि क्रिटिकल मास पहुँचेगा तब सामाजिक एकदम से चेंज आ जाएगा। तो बदलाव तो आना शुरू हो चुका है, सिस्टम अपने आप को गियर अप कर रहा है। आपके यूपी में एक चीज़ कहते हैं कि कोई मामला होता है तो हमने भी हाथ साफ कर लिया, समझ रहे हैं आप, कि लगा दिया। कभी ऐसा अवसर आपको मिला हाथ साफ करने का रेलवे में? नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मैं महिलाओं को आपके इस चैनल के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि ये आपका जो फोन आप अपने पास रखते हैं, ये इतना बड़ा हथियार है। लोग अब हमारी वीडियो बना के सीधे ट्वीट कर देते हैं, हमें टैग करते हैं। आप सीधे रेलवे के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसको आप टैग कर दीजिए। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है अभी ट्रेन किधर चल रही है, किसका जुरिस्डिक्शन है, कौन से स्टेट में है, कौन सा जीआरपी पड़ेगा, आरपीएफ। आप सीधे रेलवे मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल को टैग करिए, वो कंसर्न को टैग करते हैं, और जब तक ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पहुंचती है उसके पहले ही अगला जो भी आरपीएफ थाना चौकी है वहां पे अटेंड करा जाता है महिलाओं को। और उनका जो भी सामने बैठा होता है उसमें रेलवे एक्ट के जो उनको अगर छेड़ा है, मान लीजिए कुछ भी इस तरह की अप्रिय घटना हो रही है, तो उसको तुरंत अटेंड किया जाता है। हाथ साफ नहीं किया कभी आपने? तो अब हाथ साफ करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब हर चीज़ रिकॉर्ड में आ चुकी है। जब हर चीज़ आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर रहे हैं, उसका एविडेंस जनरेट हो रहा है,
तो कोई मुखर ही नहीं सकता है। जो आपके स्टाफ के लोग, जैसे खासकर गर्ल्स भी हैं आपके, अभी कुछ बात हो रही थी अपने, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो हैं उसमें शायद सबसे ज़्यादा रेशो आपके यहाँ पे महिलाओं का। जी जी, आरपीएफ, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि इंडिया में सबसे जेंडर फ्रेंडली फोर्स मानी जाती है और बहुत कॉन्शियसली आरपीएफ इसकी तरफ बढ़ी है धीरे धीरे। और आज के टाइम पे 9% आरपीएफ में जो योगदान है वो महिलाओं का है, जो इंडिया में अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। तो ट्रेन में भी पूरी आपकी यूनिट्स महिलाओं की और ये सब चलती हैं, खासकर उन कोचेज पे जहाँ महिलाओं के होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं टीम्स आपको दिखेंगी, हम लोग कोशिश यही करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको फील्ड में देखें, प्लेटफॉर्मों में देखें, ट्रेनों के अंदर ट्रेन एस्कॉर्टिंग होती है। 1 लाख से ज़्यादा ट्रेनों की एस्कॉर्टिंग आरपीएफ करता है और उसमें अलग से विमेन टीम्स बनाई जाती हैं जो महिलाओं को ही जाकर, मैं खुद जब चेकिंग करती हूँ स्टेशनों में, मैं अक्सर छोटी बच्चियों से या महिलाओं से बात करती हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट है। तो वो कहते हैं कि पहले कभी कोई घटना होती थी तो हम थाने तो जाते ही नहीं थे, कि वहाँ पे और मतलब बुरा हमें लगता था। वो आपने कहा, ये बात सत्य भी है, कड़वा सच्चाई है, ये कि सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी सुनवाई हो रही है, भरोसा दिलाने की भी आवश्यकता है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक महिला वहाँ खड़ी हो जाती है वर्दी पहन के, उसी से इतना आश्वासन बढ़ जाता है। जो महिला यात्री है वो बहुत बड़ी चीज है अपने में, इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्दी आज भी हो, अगर किसी प्राइवेट फैक्ट्री का गार्ड भी अगर वो खाकी वर्दी या फिर ऐसी प्रिंट वाली यूनिफॉर्म पहन के होता है, उसको नहीं पता होता है कि गार्ड है किसी फैक्ट्री, लेकिन एक आदमी का कॉन्फिडेंस होता है कि चले यार यूनिफॉर्म में कोई है, कहीं कोई बात है तो मेरी मदद करेगा। चले, बहुत अच्छी बात है और एक भरोसे की बात होनी चाहिए और भरोसा दिलाना भी चाहिए। मैं शीला मैम आपके पास में आना चाहूँगा। नया क्या कुछ अभी बिल्डिंग से कुछ आपने ऐसी बनाई है वर्ल्ड मॉडल पे, दुनिया के मॉडल पे अपने एक स्थापित कर सकते हैं, जिसमें जयपुर भी है? हाँ, जयपुर गांधीनगर दोनों है। अनाउंसमेंट हुआ था, जेटली साहब के टाइम पे हुआ था शायद, ये ना, ये तो नया क्या चल रहा है उसमें? ऐसे कुछ स्टेशन और भी हैं? हाँ, जयपुर और गांधीनगर के अलावा जितने भी मेजर स्टेशन हैं वो अमृत भारत स्कीम के तहत मेजर स्टेशन, हाँ, अमृत भारत स्कीम के तहत मेजर स्टेशन रिडेवलपमेंट का पार्ट है। उस पर करीब पिछले 3 साल से बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। और अगर मैं एनडब्ल्यूआर की बात करूं तो जयपुर और गांधीनगर के अलावा बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, सब तरफ ये काम ले लिया गया है और इसको हम लोग ईपीसी मोड पर कर रहे हैं। ईपीसी मोड का मतलब है कि हम लोगों ने ऐसे कंसल्टेंट हायर किए हैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, जो कि इसकी पूरी डिज़ाइन भी कर रहे हैं। दो हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट हम इसमें चूंकि एक विजन अलग रखते हैं, हम इसमें इस तरह का विजन रखते हैं कि ये जो स्टेशन आएंगे सिटी सेंटर की तरह काम करेंगे। सिटी सेंटर का मतलब हुआ कि हम लोग टिकटेड पैसेंजर्स के अलावा नॉन टिकटेड पैसेंजर्स भी वहाँ पे आए। हमने एक अक्रॉस द ट्रैक बहुत बड़ा कॉन्कोर्स प्लान किया हुआ है। जयपुर में 108 मीटर का कॉन्कोर्स प्लान किया है। मतलब आप माने कि सब प्लेटफॉर्म्स कवर करते हुए, ट्रैक्स के ऊपर कवर करते हुए करीब 2.5 एकड़ का एरिया हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और उसी के साथ हम लोग गांधीनगर में भी हम लोग 72 मीटर का, गांधीनगर का याद आया तो मैं आप दोनों से मेरा सवाल होगा, बड़ा एक रोल मॉडल तैयार किया आपने, वहाँ पे महिलाएं सारी व्यवस्थाएं देख रही हैं। गांधीनगर पे मैं जब भी जाती हूँ, चूंकि मेरा स्टेशन है तो मुझे काम चल रहा है तो रेगुलर जाना पड़ता है। तो गुलाबी नगरी में गुलाबी स्टेशन, बिल्कुल पिंक स्टेशन के नाम से आपने बनाया है, क्योंकि स्टेशन डायरेक्टर, स्टेशन मास्टर से लेके पॉइंट्समैन, आरपीएफ के जितने भी फेलोज हैं और टिकट कलेक्टर से लेके सीटीआई जो होते हैं, टिकट इंस्पेक्टर्स जो हैं, सब महिलाएं। चलिए, महिलाएं सॉफ्ट होती हैं, इसमें कोई बात नहीं है और मैं इसी वजह से बिंदास होकर बैठा हूं, मुझे डर नहीं लग रहा आप लोगों से। शहर भी गुलाबी है, गुलाबी है। लेकिन राजस्थान ने एक बटालियन रखी है, कालिका बटालियन, तो सामने वाले को महसूस है कि कालिका है ये, तो आप लोगों को भी रखना चाहिए था कि पिंक स्टेशन है लेकिन टीम हमारी कालिका है। टीम काली की ही है उसका नाम सिर्फ पिंक है। और मैं भी एक तरह से गांधीनगर का पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ। तो गांधीनगर स्टेशन पे आप भी कभी जाइए तो आपको काफ़ी गर्व महसूस होगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है मैम, अक्सर ये माना जाता है कि महिलाएं हैं या लापरवाह हैं, लापरवाही कर देगी, तो ये एक मिथक है या कुछ बदलाव है इसमें? है कुछ हकीकत है कि महिलाएं लापरवाही कर जाती हैं? ये तो बिल्कुल ही मिथक है। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल मिथक है। ये पुरुषों का बनाया हुआ है, ये मनगढ़ंत बात है। ये तो वैसा है कि हम पुरुष है कि तुम दूध उबालो, दूध गर्म करो, दूध उबल जाए, तुम लापरवाह हो क्योंकि ये तो कोई बात नहीं हुई। वो पुरुष से भी बन सकता है। हाँ, तो ये तो किसी से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। और गलतियां हैं, ये कोई सिस्टम है, सिस्टम में हर तरह के फेलियर्स होते हैं, मशीन का भी होता है, व्यक्ति का भी होता है। तो इसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ कह देना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। मैं इसका विरोध करती हूँ एक तरह से आपके माध्यम से।
वैसे मैं मेरी बात बताऊं, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं। जब मैं थी कॉलेज में, मैंने 2000 में पास आउट किया था एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से, तो सिर्फ 5 लड़कियां थी हम पूरे ग्रुप के अंदर। हमारा 70 का बैच था, मतलब कितना 10% से भी कम। फिर जब हुआ कि भी सिविल इंजीनियर तुम महिला बन गई हो, धूप में जाना पड़ेगा, इतना हार्श होगा, रात में जाना पड़ेगा, दिन में जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, मुझे तो अच्छा लगता है, ये तो कितना अच्छा कार्य है कि आप इमारत बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, एक किसी का सपना पूरा कर रहे हैं। तो फिर जब मैं रेलवे में आई, जब मेरा रेलवे हुआ फाइनली 2001 बैच में, तब मुझे पता चला कि ये तो वाकई काफ़ी अद्भुत है कि मैं रेलवे की तीसरी महिला ऑफिसर हूँ इंजीनियरिंग के अंदर। मेरे से पहले सिर्फ 2 ही महिलाएं आई हैं रेलवे में। लेकिन मैं बताऊँ आपको दूसरी बात कि कभी मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि कुछ पुरुष प्रधान है या मुझे कार्य में कोई दिक्कत हो रही है, चाहे रात का इंस्पेक्शन हो, चाहे दिन का इंस्पेक्शन हो, चाहे साइट का इंस्पेक्शन हो, चाहे बड़े बड़े ब्लॉक करवाना हो 12-12 घंटे के, चाहे ट्रॉली पे निकलना हो, चाहे इंजन में फुट प्लेट करना हो। मैं पिछले इतने सालों से कर रही हूँ और कभी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं लगा कि मेरे लिए कोई ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पुरुष प्रधानता को लेते हुए या पुरुष की मानसिकता को लेते हुए। मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट मिला है। तो महिलाएं जितनी भी आगे बढ़ रही है, इसमें पुरुषों का बराबर सहयोग है, घर में भी, ऑफिस में भी। तो कुछ नया करने की तमन्ना रहती है? हाँ, बिल्कुल रहती है। तो कभी ये भी इच्छा हुई कि चलो आज ट्रेन चला के देखते हैं? हाँ। जब हमारा गांधीनगर स्टेशन का डिसाइड हुआ था कि इसको ऑल विमेन स्टेशन बनाया जाए, तो बहुत सारे ऑपोजिशन उठे कि कैसे होगा, नाइट होता है, कंटिन्यूस चलता है, 24 घंटे चलता है, महिलाएं कैसे करेंगी, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। बहुत से लोगों ने इस पर डाउट्स क्रिएट किए, पर इतने वर्ष हो गए हैं और अभी तक हमारा एक बहुत ही प्राउडली कहना चाहिए कि हमारा एक ऑल विमेन स्टेशन चल रहा है। मेरा ये उपज किसकी थी वैसे? ये करना चाहिए हमें, ये तो मिनिस्ट्री की होगी। मिनिस्ट्री से किसी का होता है, किसी महिला का ही शायद ये आइडिया रहा होगा, पर हम सब जो भी यहाँ बैठे हैं जुड़े थे उससे। किसी के पास, हम लोग के पास भी फाइनेंस के उस पर प्रपोजल्स आए कि अभी शायद 2 हैं, मुंबई। हाँ जी, मुंबई में, पर ओपन लाइन का यही है, मुंबई जो है वो सबअर्बन का है। राइट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जस्ट शीला ने जो कहा उसी को ऐड करना चाहती हूँ कि रेलवे एक समाज का अंग है, और अगर मैं महिला उत्थान या जेंडर इक्वालिटी की बात करती हूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये एक, जैसे होता है ना स्नेक्स एंड लैडर, सांप और सीढ़ी वाला जो खेल है, वैसी हमारी प्रगति है सोसाइटी में महिला उत्थान को लेकर। कभी कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें हमें लगता है कि पहली महिला, या जैसे इन्होंने बताया मैं तीसरी महिला हूँ, तो ये सीढ़ियाँ हैं जो हमें ऊपर ले जाती हैं टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। फिर कोई ऐसा इंसिडेंस जो हमें नीचे खींच लेता है, तो हमें एज ऑफिसर्स हमें ये प्रयत्न, मेरा ये प्रयत्न रहता है कि हम उन सीढ़ियों को ज़्यादा बिल्ड करें तो अच्छा रहता है। जैसे मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार में तीसरी बेटी हूँ। तो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मदर को डॉक्टर के चेहरे से देख के पता चल गया था कि तीसरी बेटी हुई है। अभी हाल ही में हमारे बच्चा हुआ, तो जब मेरे बेटा हुआ तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, बेटा हुआ है, और बहुत समझदार लोगों ने मुझे कहा कि अच्छा हुआ, बेटा हो गया है। तो ये एक तरह से एक मुझे लगा कि सांप का ही खेल है कि इतने बरसों बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि लड़की हुई या लड़का हुआ या समाज में ये प्रेवलेंट है, तो ये दुख की बात है। पर मुझे लगता है कि मेरी सीढ़ी ये होनी चाहिए कि मैं अपने बेटे को ऐसे उसकी ऐसी अपब्रिंगिंग करूं कि वो ऐसी मानसिकता से फ्री रहे। जैसे कहते हैं ना कि बेटियों की परवरिश से ज़्यादा हमें देखना चाहिए कि बेटों की परवरिश सही हो। तो हमें वो सीढ़ियाँ जो है ना हमें बनानी। तो ये सोच आज, पहले तो ये मान के चलते थे कि चलो यार कम पढ़े लिखे लोग हैं और ये लड़के को प्राथमिक, लेकिन आज पढ़े लिखे लोगों की भी सोच बदली नहीं है पूरी तरह से। और मैं मुझे बता रहे हैं, देखिए मैं एक ऐसी सिस्टम में हूँ जहाँ मैं बहुत अच्छी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली मैं साउंड हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। कभी ऐसा भी रहता है कि महिला यार चलो पहले इसके प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर हो, इसकी फाइल पहले निकाल देते हैं, ऐसा भी रहता है कभी? फाइल तो अपने उसकी ऑब्जेक्टिविटी से ही देखी जाती है, पर ये है कि अगर उसमें सही है तो चाहे वो महिला की हो या पुरुष की हो, उसको इक्वल ऑब्जेक्टिविटी से ही निकाला जाता है। शीला मैम कुछ कह रही हैं आप? मैं इसमें ये कहना, जैसे तुम जो वो लड़की वाली बात कर रही थी ना, तो इस पर मुझे ये लगा कि जैसे जो हम हैं, निष्ठा है, ये हम लोग जब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं रहती कि हम एक लड़के की परवरिश कर रहे हैं या लड़की की परवरिश कर रहे हैं। और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे मदर और फादर की बात करूँ, मुझे लगता है कि मेरी सोच इस तरह से क्यों है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक लड़की हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा बड़े बेटे की तरह पाला और घर में हमेशा इस तरह से माहौल रखा कि नहीं, तुमको भी कुछ करना है, तुमको भी कुछ बनना है। आप बड़ी हैं? हाँ, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। तो उनका था कि भी तुम अच्छे से कुछ बनो तो पीछे लड़के भी कुछ ढंग से बनेंगे।
तो ये एक परवरिश वाली बात भी है, और ऑफ कोर्स जो महिला की सुरक्षा है, जो महिला की उत्थान है, वो परिवार और घर से ही शुरू होता है। लेकिन अभी आपको लगता है कि कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि महिला यार चलो थोड़ा तो सॉफ्ट कॉर्नर रखो इसके प्रति, ऐसा आता है मैं कभी? ऐसा नहीं समझती हूँ कि पहले कोई तो भी- महिला ठेकेदारी नहीं होती होंगी। नहीं, कॉन्ट्रेक्टर्स हैं। है? हाँ, ओह, कॉन्ट्रेक्टर्स ग्रेट। हैं, और मतलब इवन अगर मेल कॉन्ट्रेक्टर है तो डायरेक्ट, जैसे कंपनी तो डायरेक्टर्स हैं महिलाएं, और काम संभालती हैं, फाइनेंस संभालती है कंपनी का। कंपनी में पीछे भी तो काफी सॉफ्ट वर्क लगता है ना, सिर्फ साइड पे काम करने वाली बात नहीं, उनका भी पूरा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा स्ट्रक्चर होता है, फाइनेंस है, बजटिंग है, प्लानिंग है, मेटेरियल प्रोक्योरमेंट है, सब चीजें करती हैं। शायद इसमें चलिए अभी आपने 9% तक तो पहुंच गए हैं, कितने % तक देखना चाहते हैं महिलाएं इसमें? पूरा 50% देखना चाहेंगे। क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए मुझे लगता है महिलाओं को खुद भी आगे आना पड़ेगा काफ़ी हद तक, और जैसे अभी आपको यहाँ बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि घर से ही शुरू होगा, कि अगर हर माँ बाप और हर जो समाज का व्यक्ति है वो ही कहने लगे, एक मैटर ऑफ फैक्ट, कि नहीं बेटियों से भी हम वही अपेक्षाएं रखते हैं जो हम बेटों से रखते हैं, बेटियाँ कम नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेटियाँ बढ़ चढ़ के सामने आएंगी और आगे आएंगी। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि ये सिर्फ एक विमेन इशू है, ये एक सोसाइटी का सोशल इशू है। अगर मैं ये भी नहीं मानती हूँ विमेन सिक्योरिटी विमेन इशू है, ये मुझे लगता है कि समाज का इशू है। अगर जब तक समाज का हर व्यक्ति सामने आके ये नहीं डिमांड करेगा कि ये नॉन नेगोशिएबल है, तब तक इसमें आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने कभी सोचा था जब भी आपने यूपीएससी दिया होगा कि हाँ मुझे फोर्स की यूनिफॉर्म मिलेगी? क्या हाँ बनना चाह बिल्कुल, रही थी आप? मैं अपने मास्टर्स करने के लिए विदेश गई हुई थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फुल स्कॉलरशिप में, और मुझे विदेश जाके ये रियलाइज़ हुआ, मैंने वहाँ पे चीज़ों को देखा और समझा, और उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ, और मैं उस टाइम क्लियर हो चुकी थी कि अब मैं प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं करूँगी, मैं इंडिया जाऊँगी और मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम ही दूँगी। और मतलब ऑब्वियसली यूनिफॉर्म का मुझे चार्म रहा, तो वो मेरी काफ़ी हाई उसमें था कि कहीं ना कहीं मैं दिसंबर को अपना बस ग्रेजुएशन सेरेमनी करके लौटी हूँ, मई में मैंने प्रीलिम्स में मैं बैठ गई थी कि नहीं अब तो सिविल सर्विस ही तो लंदन में आपको एहसास है कि शहरी सिद्दीकी जरा ध्यान दे, भारतीय रेलवे आपका इंतजार कर रहा है? मुझे लगा इंडियन सोसाइटी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अकेले बदल दूंगी, लेकिन बूंद बूंद से ही सागर बनता है। जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, आजकल आपको स्मार्ट होने की जरूरत है। आज आजकल आपकी मसल्स मजबूत होने के साथ साथ आप स्मार्ट कितने, उससे काम चल सकता है। अभी हमारे साथ में 3 देवियाँ बैठी हुई हैं, और एक सोच, इन्हें जो अधिकार मिले हुए हैं, इनकी जो ड्यूटी अपने विभाग की ओर से मिली, वो इनको मजबूत बनाती हैं, और वही आपकी सेवा के लिए तत्पर रह पाती हैं। इन्होंने एक भरोसा जो दिलाया है कि भारतीय रेलवे के यात्री, अब जरा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, अब तो आपको भरोसा कायम करने के लिए सोचना चाहिए कि हमारा भरोसा कायम है, और हम भरोसा आपको दिलाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।